तब्दीली के साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी शोरान। आत्मनिर्भर ये शब्द अपने आप में जितना महत्वपूर्ण है और इसके मायने जितने गहरे हैं, ये बहुत अच्छे से समझा जा सकता है, क्योंकि इस बात का जिक्र इसलिए भी अब महत्वपूर्ण हो चला है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं अपने संबोधन में, जब उन्होंने कोरोना के दौरान देश को संबोधित किया, तो इस शब्द का उन्होंने जिक्र किया। और इस शब्द का सिर्फ इसको शब्द कहना इसलिए थोड़ा सा कमतर होगा क्योंकि ये अपने आप में संपूर्ण है और ये बताता है कि कितनी ज़रूरत है आज के दिन आत्मनिर्भर होने की, न सिर्फ व्यक्तिगत तौर पर बल्कि देश के तौर पर भी। और जब हम आत्मनिर्भरता की बात करते हैं तो उसमें सबसे बड़ा एक जो फैक्टर है वो कृषि है। कृषि कैसे मजबूती प्रदान करती है, कैसे रीढ़ है आज भी देश की अर्थव्यवस्था की, वही हम समझने की कोशिश करेंगे। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा से प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर राम आसरे जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। बहुत स्वागत है डॉक्टर राम आसरे जी आपका। और आपसे मैं यही समझना चाहूँगी कि प्रधानमंत्री ने स्वयं कहा कि आत्मनिर्भर होने की हमको ज़रूरत है। ये जो टर्म है, ये जो शब्द है आत्मनिर्भर, ये कितना महत्वपूर्ण है और आज के समय में कितना ज़रूरी है? तो डॉक्टर राम आसरे जी, पहला सवाल मेरा आपसे यही रहेगा कि एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, जिसमें कि 1 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान है, इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं? ख़ासतौर से नाशवान फसलों की इसमें बात की जा रही है कि बहुत सारी चीज़ें इसमें समाहित कर ली जाएंगी और ये पैकेज अपने आप में बहुत बड़ा है। कैसे मजबूत करेगा ये किसानों को? देखिए, आप जिस तरफ इशारा कर रही हैं मैडम, उसका जो अभी शुभारंभ किया जाना है या उसकी जो एक आधारशिला रख ली गई है, आपका एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, मतलब जो हमारी संरचना है खासकर डेवलप करने को कृषि क्षेत्र को, उसमें आपकी कुछ फसलें जैसे आपकी चावल हो गया या गेहूं हो गया, ये उतनी नाशवान नहीं होती। हमारा किसान उनको गहाई या कटाई करने के बाद अपने घर में कहीं न कहीं सुरक्षित रख लेता है और सालों साल उसको रख सकता है या रखे रहता है। लेकिन जैसे जिन फसलों का आपने नाम लिया, नाशवान जिसे कहते हैं पेरिशेबल कमोडिटीज़, इसमें आपकी फल है, सब्जी है, फूल है या दूसरे अन्य जो उद्यानिकी उत्पाद हैं, वो इसमें सम्मिलित होते हैं। और इसको हम ये कह सकते हैं कि किसान भाई तुड़ाई या कटाई के उपरांत अपने स्तर पे उसको नहीं रख सकता बहुत समय के लिए। इसको तुड़ाई के तुरंत बाद, क्योंकि ये जीवित होती हैं, अपने आप में जीवंत होती हैं, तुड़ाई के बाद भी जीवित रहती हैं, चाहे आपका फल हो या आपकी फूल हो या आपकी सब्जियां हो। जब हम उनको पौधे से तोड़ते हैं तो उसके बाद भी उनमें जीवन बना रहता है और इस जीवन को बनाए रखने के लिए उनको हमें एक अच्छी सी आबो हवा देनी होती, खासकर एक ठंडा वातावरण देना पड़ता है। उनको अच्छी तरीके से प्री कूलिंग करनी पड़ती है, तोड़ने के बाद उसको विभिन्न वर्गों में विभक्त करना पड़ता है, जिसे हम ग्रेडिंग कहते हैं। फिर उसको पैकिंग करते हैं, फिर उसके हम भंडारण के लिए शीत गृह की आवश्यकता होती है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें बहुत ही इकाइयाँ हैं, कई यहाँ पे यूनिट ऑपरेशन इसमें समाहित है। जैसे आपकी तुड़ाई हो गई, उसके बाद उसको इकट्ठा करना, उसके बाद उसकी श्रेणीकरण करना, उसके बाद उसको ठंडा करना या प्री कूलिंग कहते हैं, इसके बाद उनको भंडारण करना। इसके लिए बहुत तरीके की संरचनाओं की ज़रूरत पड़ती है, बहुत तरीके की मशीनरी की ज़रूरत पड़ती है, बहुत से आपके कलेक्टिंग डिवाइसेस होती हैं। कलेक्टिंग डिवाइसेस इनको कहेंगे आपकी क्रेट्स हो गई, आपके यहाँ बड़े बड़े बिन्स हो गए, उनकी ज़रूरत होती है। तो इन सब को हम आधारभूत संरचना में सम्मिलित करते हैं और इनकी कहीं कहीं हमारे देश में बहुत बड़ी कमी है और इसी कमी को दूर करने के लिए इस योजना के तहत
किसानों के आपके फार्म गेट जिसे कहते हैं, जहाँ पे उत्पादन क्षेत्र है, जैसे आपका आलू कहीं उत्पादित होता है, कहीं प्याज होता है, कहीं पे आपका आम होता है, कहीं अमरूद, उनके बगीचों में ही या जहाँ पे ये फसलें उत्पादित की जाती हैं वहाँ पे ही इस तरीके की व्यवस्था कर दी जाए, जिससे कि उसको दर बदर इधर उधर न भटकना पड़े, क्योंकि ये बहुत ही नासवान फसलें होती हैं। अगर इसमें घंटे 4 घंटे या 1-2 दिन का समय बीत गया तो कहीं न कहीं अपने आप में ख़त्म हो जाती हैं, वक्ताओं तक नहीं पहुंच पाती हैं। इसीलिए इन फसलों को नासवान फसलों की श्रेणी में रखा गया है और इस आधारभूत जो संरचना है कृषि क्षेत्र में जो स्थापित की जानी है, इन्हीं फसलों को ध्यान में रखते हुए की गई है। जी जी। सहेजें कण कण को, सुंदर दे रूप रंग आकार, स्वस्थ जीवन रहे जमी पर, इंद्रधनुष हो साकार। देखिए प्रकृति की ओर, गुरुवार सुबह 9:30 पर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। और जो दूसरी मैं आपसे बात जानना चाहती हूँ वो मधुमक्खी पालन को लेकर है, क्योंकि बी कीपिंग इनिशिएटिव जो है वो भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। और कई बारी अच्छी मधुमक्खियाँ कैसे ली जाएं या जो शहद है उसका रखरखाव कैसे हो, प्राइवेट प्लेयर्स इसमें कुछ भूमिका निभा रहे हैं, लेकिन जो सरकारी या सहकारी संगठन है वो कैसे और इसमें मजबूती से आ सकते हैं। और 500 करोड़ रुपये का प्रावधान इसमें भी है, ये कैसे मददगार साबित होगा किसानों के लिए? देखिए, बहुत ही अहम सवाल किया। मधुमक्खी पालन बहुत ही अहम एंटरप्राइज है, बहुत ही अहम उद्यम है, क्योंकि इसका पर्यावरण के साथ साथ तो महत्व है, इसके साथ खेती में भी इसका बहुत ज़्यादा मधुमक्खी पालन का महत्व, क्योंकि हमारी मधुमक्खियाँ जो होती हैं ये जो फसलों से परागकण एकत्रित करके शहद बनाती हैं। जब परागकण एकत्रित करने जाती हैं कहीं कहीं इसमें परागण को बढ़ा देती हैं, जिससे आपकी फसलों की पैदावार भी बढ़ जाती है। तो कहने का मतलब आम के आम गुठलियों के दाम, आपको शहद तो मिल ही रहा, इसके साथ साथ हमारी फसलों की पैदावार भी बढ़ रही है, जो कि किसानों को कहीं न कहीं पता नहीं होती है। तो इसलिए इस पर अधिक बल दिया गया है इसमें कि जो हमारा बी कीपिंग इंस्टीट्यूट है वो बहुत पहले से चल रहा है। लेकिन जैसे आपने एक इशारा किया, जो हमारा शहद उत्पादित होता है उसमें गुणवत्ता एक अहम रोल प्ले करती है, उसका बहुत बड़ा स्थान होता है। और कहीं न कहीं जो हमारे ये किसान भाई या दूसरे सहायता समूह मधु का उत्पादन करते हैं, उनकी गुणवत्ता में एक जो कमी रह जाती है उसको पूरा करने के लिए भारत सरकार ने अभी जो 500 करोड़ रुपए का प्राविधान किया है यहाँ पे, तो इसमें इसके मुख्य बिंदु ये होंगे कि आपके इसके लिए मशीनरी का खरीद करना। जब आपका शहद निकालते हैं उसके लिए आपके हाथ का कम से कम उसमें इन्वॉल्वमेंट हो, जिससे कि उसकी गुणवत्ता पे कहीं न कहीं विपरीत असर पड़ता है, उसका मशीनीकरण किया जाए। हाँ, इससे पहले जो और महत्वपूर्ण बिंदु है, आपकी जो मधुमक्खियाँ हैं, जैसे कहते हैं आपकी बीज ही सफलता की कुंजी है। अगर उत्तम किस्म की मधुमक्खी हमें मिलेगी तो आपका शहद भी उत्तम उत्पादित होगा। इसलिए जो आपकी ये हनी बी नर्सरी, जहाँ आपकी क्वीन जो बी होती हैं, रानी मधुमक्खी कहते हैं, वो की जहाँ आपके छत्ते का संचालन वही करती है। तो अगर वो गुणवत्ता युक्त कहीं न कहीं इसकी नर्सरी है, किसानों को मिलेगी, तो उस पर अधिक बल दिया गया इस तरीके की नर्सरी स्थापित करना। इसके अलावा जो तीसरा अहम बिंदु यहाँ पे है
जो आपके FSSAI आपका एक संस्था है हमारे यहाँ जो कि खाद्य गुणवत्ता का निर्धारण करती है, इसके मानदंडीय है, उनके मानकों के अनुसार आपकी शहद की गुणवत्ता के लिए कुछ मानदंड भी बनाए जाएंगे और इसके लिए हमारे जो मधुमक्खी या मौन पालक हैं उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। तो इन सब बिंदु को एक साथ अगर हम कहेंगे, अगर अच्छी गुणवत्ता की मधुमक्खी मिलेगी, उसके लिए जो मधुपालन के लिए अच्छी जो एपियरी बनाई जाएगी उसकी संरचना अच्छी होगी, और जब हम मधु को प्रसंस्कृत करेंगे तो उसमें मशीन का अधिक से अधिक इन्वॉल्वमेंट होगा, तो ऑटोमेटिक आपका स्वतः ही आपकी जो गुणवत्ता की कमी है वो कहीं न कहीं दूर हो जाएगी। तो इन सब में इसका प्राविधान किया जी। डॉक्टर साहब, एक चीज़ है टॉप, जिसको हम टॉप, वैसे तो बहुत चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन अगर कृषि के तौर पर हम बात करते हैं तो उसमें टोमेटो है, अनियन है और पोटैटो है। अलावा इसके क्या और सब्जियों को भी इसमें समाहित करने की बात की जा रही है? क्योंकि ऐसी बहुत सारी फसलें हैं जो चाहती हैं कि उस दायरे में आ जाए, किसान को लाभ होगा। इसमें भी 500 करोड़ रुपए का प्रावधान है। तो ये योजना क्या कैसे महत्वपूर्ण होगी किसानों के लिए और कैसे कैसे उनको फ़ायदा पहुँचाएगी? देखिए, आपने यहाँ पे बहुत ही अहम सवाल किया कि ये टॉप का यहाँ पे तात्पर्य है टोमेटो, अनियन, पोटैटो, मतलब आपका टमाटर, आप आलू और प्याज। ये 3 ऐसी सब्जियां हैं, किसी भी आप गृहिणी के पास जाइए या किसी भी घर में चले जाइए, आपकी सब्जी का बहुत बड़ा हिस्सा 90% से अधिक इन्हीं सब्जियों द्वारा कहीं न कहीं फॉर्म किया जाता है। हमारी फ्रूट बास्केट में इनका कहीं न कहीं स्थान होता है। तो इस पर बहुत पहले से ही काफ़ी बल दिया गया और बल दिया जा रहा है, क्योंकि अगर इनका हम जो नुकसान कम से कम कर लें, आप देख रहे हैं कभी कभी इन तीनों जो उत्पादों की, खासकर आलू है, प्याज है, टमाटर, इनको कहीं न कहीं औने पौने दामों में बेचने की बात आती है, या कहीं कहीं इसको कभी कभी हमारे किसान भाई नष्ट भी करते हुए देखे गए। इनकी इस तरीके की कहानियाँ या इस तरीके की आपके समाचार आते रहते हैं। तो निश्चित तौर पर इसको ध्यान में रखके टॉप के ऊपर एक प्रसंस्करण के ऊपर काफ़ी बल दिया गया था और इसमें काफ़ी प्रगति भी हुई है। मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग के द्वारा काफी काम किया गया है और इसी सफलता को और आगे बढ़ाने के लिए दूसरी सब्जियों को भी इसमें सम्मिलित किया गया। उदाहरण के तौर पर अगर मशरूम की बात करें, ये भी काफ़ी इस समय उभरता हुआ एंटरप्राइज है। आपका मशरूम उत्पादन एक बहुत ही अहम उत्पादन है जिसमें महिलाओं की भागीदारी बहुत ज़्यादा है और इसको भी इसमें सम्मिलित किया गया। इसी तरीके से दूसरी सब्जियां आपकी, चाहे आपकी बैंगन हो या तुरई हो या आपकी लौकी हो, इन सबको भी इसमें कहीं न कहीं सम्मिलित किया गया है, क्योंकि इसकी सफलता की कहानी को अगर आगे बढ़ाना है तो दूसरी जो द्वितीयक श्रेणी में जो महत्ता की बात करते हैं सब्जियों की, तो इन सबको आगे रखा गया है और इनके लिए भी आपका जो प्रोडक्शन कैचमेंट एरिया है उनमें इनके सार संभाल की, कैसे हम इसकी तुड़ाई करेंगे, कैसे किसी पैकेजिंग करेंगे, कैसे कि उसका भंडारण करेंगे, और माध्यम बनेगा जो हमारे जो सहकारी संस्थाएं हैं या हमारे जो स्वयं सहायता समूह हैं या आपके किसानों के सहकारी संघ हैं, समितियां हैं, उन सब के माध्यम से उदाहरण के तौर पे कहेंगे कि मान लीजिए किसी 2-4 गांव में किसी आपकी लौकी का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है या घिया का, तोरी का उत्पादन ज़्यादा है, तो ये समूह यहाँ पे लाके उस एक जो हमारी प्रोक्योरमेंट एजेंसी होगी, जो आपकी खरीदने की एजेंसी होगी, उसको देगी और यहाँ पे इनका कलेक्शन किया जाएगा। तो यहाँ पे सबसे बड़ी अभी तवज्जो देने की बात कही गई आपका कलेक्शन सेंटर। जैसे आप देख रहे हैं कि हमारे गांव-गांव में दूध का जो है कलेक्शन किया जाता है और वो चिलिंग सेंटर तक पहुँचता है, तो ये एक बहुत सफलता की कहानी है हमारी NDDB की। तो उसी तरीके से अब हमारी फल सब्जियों को भी इसी तरीके से कलेक्ट करके हुए एक बहुत बड़ा जहाँ हब होगा उसको वहाँ पे हम इकट्ठा कर लेंगे और इकट्ठा करने के बाद उनको अगर हम ताज़ा बेचना है या उनको हम प्रसंस्करण करना है, इसी तरीके उन्हें विभिन्न श्रेणियों में विभक्त करके आगे बढ़ाया जाएगा। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे।
ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12:05 पर। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। और डॉक्टर साहब, एक चीज़ और भी है जिसमें हम एग्रीकल्चर मार्केटिंग जो रिफॉर्म्स हैं उनकी बात कर सकते हैं। ये रिफॉर्म्स क्या कहते हैं और कैसे किसानों को लेकर सरकार योजना बना रही है और नए नए आयाम लेकर आ रही है कि किसान उससे लाभान्वित हो सके? देखिए, अभी एग्रीकल्चरल मार्केटिंग या कृषि विपणन में बहुत काफ़ी कुछ सुधार हुआ है। जैसे कि इसमें ई नाम का संचार किया गया। ई नाम का मतलब ये होता है कि हमारे किसान भाई इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, चाहे वो आपकी सिरसा की मंडी हो, चाहे आपकी केरल में कोयम्बटूर में कहीं, या आपकी लखनऊ, इलाहाबाद या किसी भी देश के कोने की मंडी में, वो घर बैठे आकलन कर सकता है कि यहाँ पे ये जो है अमुक फसल की कीमत इस समय इसकी बोली ये लग रही है जी। तो वो अपनी इस इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ये कह सकता है कि हमारे पास इतना आलू है और हम इतने कीमत में आपको दे रहे हैं और इसको आप अभी आप बुक कर लीजिए। तो ई नाम का माध्यम, इसके माध्यम से काफ़ी इसमें प्रगति हुई ट्रेडिंग में, हमारे कृषि विपणन में, और किसानों को एक अच्छा मूल्य मिलने लग गया। लेकिन इसके बावजूद ई नाम से हमारे बहुत ही कमतर किसान जुड़े हुए हैं। उनकी संख्या दशमलव में ही होती है, बहुत ही नगण्य है। तो इसको कहीं न कहीं दूर करने के लिए, इस जो कहीं न कहीं यहाँ पे कमी है उसको दूर करने के लिए हमारी जो एग्रीकल्चरल मार्केटिंग में जो मंडियों का एक्ट होता है कि APMC एक्ट कहते हैं, वो ये कहती हैं कि हमारी कि एक राज्य की फसल दूसरे राज्य में नहीं जाएगी। अगर वो जाएगी तो आपको वहाँ पे लाइसेंस लेना होगा। उसमें बहुत से आपके विधिक कार्य होते हैं, उसकी वजह से किसान कहीं न कहीं मार खाता है और अपनी फसल को एक जगह से दूसरे स्थान पे नहीं ले जाने पाता। आप देखता है कि 40 किलोमीटर आगे दूसरे राज्य में उस फसल कीमत 20 रुपये प्रति कुंटल या 100 रुपये प्रति कुंटल ज़्यादा है, लेकिन वो ले जा नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे ये हिंड्रेंस है। तो इस कमी को दूर करने के लिए APMC एक्ट, ये जो आपका यहाँ पे प्राविधान किया गया है मार्केटिंग एक्ट में, सीमलेस मूवमेंट, मतलब निर्बाध गति से किसान एक राज्य से दूसरे स्थान में जिसको उसमें अधिक पैसा मिल रहा है वहाँ पे अपनी फसल को पहुँचा सकता है। एक बहुत बड़ा सुधार होगा आपकी कृषि विपणन में। डॉक्टर राम आश्रय जी, एक और चीज़ जो महत्वपूर्ण है वो है MSP यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य। कुछ चीज़ों को तो हम जानते हैं कि वो समाहित हैं और सरकार उनके लिए दाम तय करती है, लेकिन कुछ फसलें अभी भी हैं, जैसे सुनिश्चित कृषि उत्पाद मूल्य की अगर हम बात करते हैं तो कौन कौन सी वो फसलें हैं जिनको अब योजना बनाई जा रही है कि उनको भी ले आया जाए ताकि किसानों का जो सपना एक 2022 तक दोगुनी आय का है वो भी पूरा हो जाए और किसान उससे लाभान्वित हो पाए? देखिए, यहाँ पे किसान जो है मार इसीलिए खाता है। कोई भी आपकी अगर इंडस्ट्री की बात करें, इंडस्ट्री में जो भी उत्पाद होता है उसकी कीमत पहले से सुनिश्चित हो जाती है कि प्रति इकाई या प्रति पैकेट इसकी कीमत ये है। लेकिन इसके विपरीत किसान उत्पादन कर रहा है, चाहे फल है, सब्जी है, अनाज है, लेकिन उसको पता नहीं उत्पादन करने के बाद उसकी प्रति क्विंटल कीमत क्या मिलेगी जी। कुछ तो ऐसी आपकी, जैसे आपने इशारा किया MSP है, जिसका न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित कर देती है सरकार की। ये अगर आपने चाहे आपका गेहूँ है या आपने धान है, ज्वार है, बाजरा इत्यादि को उत्पादित कर लिया तो सरकार या राज्य सरकारें प्रति क्विंटल इतनी आपकी कीमत देने के लिए बाध्य हैं, वो देती हैं। लेकिन इसके अलावा बहुत सी ऐसी फसलें हैं जिनको अभी MSP में या न्यूनतम समर्थन मूल्य के दायरे में नहीं आती हैं, बहुत सी छूट गई। तो उस कमी को पूरा करने के लिए ये मूल्य सुनिश्चित करने की जो योजना है यहाँ इसका प्राविधान है। इसमें इसका स्वरूप
विदिक होगा इसमें, और दूसरे भी हमारे जो प्लेयर आ सकते हैं जो कि इसमें अपना यहाँ पे निवेश करेंगे, और ये इसके माध्यम से ये सुनिश्चित होगा कि हमारे किस क्षेत्र के किसान लोग, चाहे वो टमाटर लगाते हैं, आलू लगाते हैं, तो वो कहीं न कहीं उनके पास पहले से एक लिखित करार रहेगा कि आपको ये टमाटर का मूल्य प्रति क्विंटल इतना मिलेगा जी, जिससे कि उसको आप कोई भय नहीं होगा कि हमें टमाटर फेंकना है। तो इसका इसमें प्रावधान किया गया है, और इसका अभी स्वरूप क्या होगा इस पे भी अभी काफ़ी कुछ कार्य चल रहा है, और हमें आशा है कि आने वाले जो आगामी जो 4-5 साल हैं उसमें इसका स्वरूप निश्चित होके किसानों तक इसका कार्यान्वयन पहुंच जाएगा और किसानों को इसका फायदा मिलेगा। डॉक्टर राम आसरे जी, आपने समय निकाला और इतनी महत्वपूर्ण जानकारियाँ योजनाओं को लेकर और किसानों को कैसे लाभ होगा उसको लेकर दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो उम्मीद करते हैं कि आत्मनिर्भर भारत के तहत जो जो योजनाएं सरकार लेकर आ रही है उनका जो लाभ है वो किसानों तक ज़रूर पहुंचेगा। यही हमारी कोशिश थी, इसीलिए हमने प्रधान वैज्ञानिक से भी बात की ताकि हमारे किसान भाई बहनों तक ये पूरी जानकारी पहुंच पाए। और सरकार जिस तरीके से प्रतिबद्ध है कि 2022 तक वो किसानों की आय को दोगुना करना चाहती है, उसी कड़ी में तमाम कदम हैं जो सरकार की तरफ से किसान भाई बहनों को लेकर, उनकी फसलों को लेकर उठाए जा रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये बातचीत बेहद पसंद आई होगी। हम लगातार अपने किसान भाई बहनों के लिए इसी तरह की बातचीत लेकर आते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, अनुमति दीजिए, नमस्कार। लेकिन आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान।